और क्या करते हैं कि पोलैरिटी जो बैटरी लगे उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं। पोलैरिटी रिवर्स होगी, पहले वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे मूव कर रहे हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर भी पास कर देंगे। हम एनोड से जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो और इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज होगा, वो और इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा। ठीक है, वो तो ऐसा आ जाएगा कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी रुक जाएंगे, आगे पास मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो पोटेंशियल जिस पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी जो है वो आगे कैथोड से की तरफ ना जा सके, ठीक है, वो बेसिकली पोटेंशियल जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि पोटेंशियल में नेगेटिव किया हुआ है ना, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। यानी जो सरफेस इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी एनर्जी जो है वो ये वाली होगी। उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इनकी कुछ हमने इफेक्ट्स देखने हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इनके पे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। ये करंट है और ये पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट। ठीक है, ये सारा नेगेटिव। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें और इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रखें, आपने याद रखना कि इंटेंसिटी है ना किसी भी चीज की तादाद के साथ रिलेट करती है। अगर एक जगह से 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक जगह से 20 निकले हैं, तो मैं कहूंगा जहां से 20 इलेक्ट्रॉन निकले वहां इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगा, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इसका मतलब इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ रिलेट करती है कि जिस स्टेट से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन करनी है उसने निकलना है फोटोन ने, उस स्टेट की जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो भी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, ये करंट है। ठीक है, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो आई जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक वैल्यू, इसका मतलब है जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है यहां से पता चला डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसका ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये F1 है, ये F2 है, इसका मतलब है F2 ग्रेटर देन F1 है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बेसिकली यहाँ पर पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। एक सेकंड केस है, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रख दी जाए, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रखी जाए, ठीक है, इंटेंसिटी अब वेरी करेगी, जब इंटेंसिटी वेरी करेगी तो जो करंट है ये I1 है, ये करंट जो है ये I2 है, और इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम होगी। इसका मतलब है अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हो और इंटेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है करंट ज्यादा होगा,
I2 ग्रेटर देन I1, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फोटो करंट जो है उतना ज्यादा होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इसका मतलब है डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, और इस केस में आप याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, और बी नॉट जो है ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया। और इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, और जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी इसके अंदर। उसके अलावा इसकी इक्वेशन है क्वांटम थ्योरी के बेस पर, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो होती है एचएफ, जो फोटोन कॉल कर रहा है उसकी एनर्जी प्लस इज इक्वल टू पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। एचएफ इज इक्वल टू एचएफ नॉट, ये एफ नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन है एमिट होना है, प्लस इसको आप ईवी नॉट लिख लें या आप एम स्क्वायर लिख लें, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ईवी नॉट इज इक्वल टू, या इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। इसका मतलब है अगर एफ इज इक्वल टू एफ नॉट हो, ठीक है, ये बेसिकली वर्क फंक्शन है। ठीक है, वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, वो वर्क फंक्शन है। ठीक है, अगर एफ इज इक्वल टू एफ नॉट है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी कॉल की है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो होगा बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से निकलेंगे, निकल के स्टॉप हो जाएंगे, आगे मूव नहीं कर पाएंगे। अगर एफ लेस देन एफ नॉट है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और अगर एफ ग्रेटर देन एफ नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद आगे तो बाहर निकलेगा, बाहर निकल के आगे मूव कर जाएगा। एच एफ जो फोटोन उसकी एनर्जी है, वर्क फंक्शन बेसिक वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है बाहर निकलने के लिए, और काइनेटिक एनर्जी है कि अगर जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को किसी जगह से निकलने के लिए 16 जूल की एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और इसका जो वर्क फंक्शन है वो 16 जूल है। ठीक है, इस पे जो लाइट फॉल करती है वो है 20 जूल एनर्जी की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है 16 जूल एनर्जी लेके बाहर चला जाएगा, और जो रिमेनिंग 4 जूल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है,
अगर 16 है यहाँ से बाहर निकलेगा, अगर ये 16 से कम है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलेगा। एक केस ये है, इसका भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका जो वेव फंक्शन है वो है 10 जूल। मैं यहाँ पे 2 फोटॉन सॉल्व करवाता हूँ, 5 जूल और ये भी 5 जूल, ठीक है। तो इसका मतलब है इस केस में भी नो फोटो इलेक्ट्रिक। ये 5 के दोनों को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको एक फोटोन चाहिए उतनी एनर्जी का। अगर वो फोटोन की एनर्जी 10 जूल या इससे कम ज्यादा होगी, एक फोटोन की एनर्जी अगर जूल होगी, ठीक है, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर इस तरह का केस आ जाता है कि दो 5 के आगे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, ये होती है मिनिमम एनर्जी। यहाँ से देख लें कि इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल होगा वर्क फंक्शन का। और ये जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर और नेचर पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ठीक है, टारगेट मटेरियल की नेचर में 2 चीजों पर डिपेंड करता है। अमूमन मटेरियल वो यूज किया जाता है जिसका वर्क फंक्शन कम हो, ठीक है। ये सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जिन्होंने हैंड रेज किए, मैं 1 बाय 1 सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1 बाय 1 आप पूछूंगा आपसे क्वेश्चन। सर मैंने काफी पहले हैंड रेज किया था, मुझे क्वेश्चन नहीं भूल गया, पता नहीं। सर आज ने डिस्कस नहीं करना था टेस्ट? या मैंने बता दिया था, वो भी डिस्कस नहीं करना, अभी सिलेबस पढ़ लेंगे, 1-2 दिन में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप उसको जो देख लें, जब याद आ जाए तो दोबारा। अभी हैंड आप लोड कर लें, ठीक है, ये मैं लोड कर देता हूँ, और जब याद आ जाएगा तो पूछिएगा। ठीक है सर। ठीक है, सर वो आपने इरेज कर दिया है। बहरहाल सर जब पूछें। वो सर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो आपने कहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो सर तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, मतलब फोटो करंट होगा तब? नहीं, काइनेटिक एनर्जी जब उनकी 0 है, फोटो करंट नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 है, सिर्फ ये है कि वो बाहर निकलेंगे, आगे मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई आगे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, नोड क्या नोड वगैरह, तब वो उनको एक्सेलरेट करवाएगा, तब वो मूव करेंगे। बस एक ही क्वेश्चन है जी सर, मेरा ये चलो ठीक है। सर ये आपने जो ये दो डायग्राम्स बनवाए हैं, इसमें सर मेरा नेट कनेक्शन लॉस हो गया था, ये आप दोबारा समझा सकते हैं सर? ये फोटो इलेक्ट्रिक टेक प्लेस नॉन फोटो। इसमें ये है कि देखें, फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेव सॉरी फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन सर, वर्क फंक्शन 16 जूल है, ठीक है। अगर आपने एक फोटोन सॉल्व करवाया है, उस फोटोन की एनर्जी 16 जूल से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन 60 जूल की एनर्जी को यूज करके बाहर निकलेगा, और जो 4 जूल की एनर्जी रह गई है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी बाहर निकल के खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देगा।
सही। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन 10 जूल है, आप 2 फोटॉन 5 जूल के अंदर फॉल करवा दें, अब बोलते हैं एनर्जी तो फिर 10 जूल ही है, लेकिन ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसे एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी 10 जूल हो, एक फोटॉन होगा। और ऊपर वाले केस में फोटो करंट होगा सर? फोटो, हाँ जी, ऊपर वाले केस में फोटो करंट होगा, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो उनकी मोशन जो इलेक्ट्रॉन की वो करंट होगा। जी सर जी सर वर्क फंक्शन को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। सर मिनिमम एनर्जी है ना ये इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, तो वर्क फंक्शन को कॉन्सेप्ट उसका वही है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जी सर। कह सकते हैं इसको वर्क फंक्शन को। जी सर, एक और क्वेश्चन है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, हमने फ्रीक्वेंसी को मतलब हमने ये किया कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, यही पढ़ा ना सर? हाँ जी, हम अगर फ्रीक्वेंसी को मतलब डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की डबल हो जाएगी। नहीं नहीं, काइनेटिक एनर्जी देखें, जो काइनेटिक एनर्जी और जो ये है ना वर्क फंक्शन, सिर्फ यही नहीं है। अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो आप एग्जांपल देके देख लें, जो जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है वर्क फंक्शन वाली वही रहेगी, ठीक है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जरूर करेगी। आप एग्जांपल देके देख लेना, वो इंक्रीज करेगी, जरूरी नहीं है वो डबल हो, डबल से ज्यादा भी हो सकती है। जी सर, यही पॉइंट था, यही समझने वाला मैं इसमें। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि वो डबल उस वक्त होती है अगर सिर्फ वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, फिर डबल होगी, अदरवाइज डबल से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन सर उसमें वर्क फंक्शन का भी रिलेशन आ रहा है, तो वो तो उतनी रहनी है, तो ये मतलब बिल्कुल प्रोपोर्शनली बनेगा इनका रिलेशन, लेकिन हो ही ज्यादा ही। हाँ बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं बनेगा। Sir, so like you said, something will only absorb energy if it's equal to or greater than its work function. यस, एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, आप ये कह रहे हैं जो उसके वर्क फंक्शन के इक्वल हो, या इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जिनका शेल है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, ये एनर्जी E1 है, ये एनर्जी E2 है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जितने एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक और सेल है E3, मैं इस इलेक्ट्रॉन को E3 में लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फोटोन कितनी एनर्जी वाला हो जिससे इलेक्ट्रॉन E2 से E3 में चला जाए, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है ना E3 माइनस E2, इन डिफरेंस की जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी या तो उसकी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, जिससे उसने बाहर निकलना है, या अगर आप इसको ट्रांजिशन करवानी है तो वो शेल्स के जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, उसके इक्वल एनर्जी अगर आप कॉल करवाएंगे तब ये जाके ऊपर जाएगा, ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। And can you explain the minimum energy that you wrote? Minimum energy in F nature. एक मिनट दोबारा पूछें, क्या पूछे? Can you explain the last thing that you said? Minimum energy, like on the bottom part of the behind you. बड़ा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप? There, where it says minimum energy on the board. Yes, work function is minimum energy required to remove an electron from the surface. Okay. Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर। जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? फोटोन की भी तभी तो होगा,
अगर फोटोन की होगा। फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हाँ जी। कम होगा तो नहीं होगा, कम हाँ, होगी फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा। कम होगा तो नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। सर सर अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से वैल्यू बढ़ जाए, मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, वेवलेंथ, एक मिनट तो क्या कह रहे हो? सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वैसे ये इसका कंसेप्ट कि नहीं, हाँ क्योंकि ठीक है फ्रीक्वेंसी और जो इसका तो उल्ट नहीं। होगा ना हाँ रिलेशन। ठीक है। सर आपने वर्क फ्रैक्शन का जो लिखा है उसकी डिपेंडेंस आपने किस चीज पे लिखी है, नेचर ऑफ टारगेट, उससे पहले क्या लिखे? फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है ना लाइट की, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो सर वो तो नहीं, वर्क फ्रैक्शन उस पर तो नहीं डिपेंड करता, वो होगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वो नहीं होगी तो नहीं होगा, वो वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा ना। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक फ्री देखें, हर मटेरियल की फ्रीक्वेंसी का, हर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को जो एमिट करवाना है उसको जो एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट है। हम्म ठीक है ना? तो सर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर आई ना, फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं। नहीं नहीं, इसका मतलब अब नेचर ऑफ द मटेरियल तो आ गया ना। ठीक है ना? नेचर ऑफ द मटेरियल आ गया। अब हर नेचर का मटेरियल है, उसके लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। सर वो बात तो सर ठीक अगर है। डिफरेंट जी। सर फ्रीक्वेंसी की बजाय अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे वर्ड यूज हो तो वो आई थिंक सो ज्यादा सूटेबल होगा वर्क फंक्शन के लिए, क्योंकि उसके फार्मूला में भी यही HF0 ही होता है उसका फार्मूला। फ्री कलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह लें, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी की वो मतलब एनर्जी या फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम जो इसको रिक्वायर्ड है रिमूव करवाने के लिए, वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए उनके जो नेचर डिफरेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट होगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी इसके हाथ पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं हर मेटल की मतलब के वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और ये डिपेंड करेगी अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। हाँ सही है। उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो आप ये भी कह सकते हैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो जो फोटोन सॉल्व करना है उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। ठीक है ना? मटेरियल टू मटेरियल अगर नेचर होती है तो इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगी। जी सर। सर वो वेवलेंथ की मैं बात कर रहा था कि मतलब जो वेवलेंथ है वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए जो वेवलेंथ है वो लाइट की मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए ना, तब होगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी वो 0 लैम्डा है ना। जी सर। हाँ सही है। सर इसमें एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की मिशन ही करवाता, जी मतलब वन फोटोन कॉजेज एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकंड डायग्राम आपने बनाई है उसमें तो दो फोटॉन्स की आपने ऐड की है एनर्जी, हाँ जी। तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट करवाते हैं। ये मैं लिखा है दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो फोटोन तो नहीं अब्सॉर्ब करेगा। जी मैंने कहा कि अगर इसका दो फोटोन आ जाते हैं ना, दोनों फोटोन की अगर एनर्जी बेशक इसके इक्वल है वर्क फंक्शन के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दोनों फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। मैंने साथ लिखा है ना नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक। ओके। सर जो फर्स्ट पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर दें। कौन सा? सर जहाँ पे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा हुआ है। पहले ऊपर वाला ये वाला। यस सर। अच्छा देखें, पॉलीमर के मटेरियल है, इसका जो इलेक्ट्रॉन सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है 16 जूल। ठीक है, मैंने एक फोटोन सॉल्व करवाया है जिसकी एनर्जी जो है वो 20 जूल है। ठीक है, अब इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, वो खुद से फाइंड कर सकते हैं HF से और E और F से X से। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस 20 जूल एनर्जी में से 16 जूल एनर्जी यूज करके सरफेस से मेटल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एमिट हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। और जो रिमेनिंग इसके पास 4 जूल की एनर्जी है वो रिमेनिंग एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये बाहर निकल के मूव करना स्टार्ट कर देगा, बाहर निकल के रेस्ट पे नहीं रहेगा। यस सर। और सर मतलब पीएमसी के सिलेबस में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी। सर इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होंगे?
बच्चे यही है, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पन इफेक्ट है, प्रोडक्शन पार्टिकल नेचर को जो चीजें रिवील करती हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। साधारण सर बस ये 3 ही होंगे, मतलब इसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो इससे पहले इंफॉर्मेशन है वो नहीं करेंगे। फोटोन की सर पर्टिकुलर फार्मूला इक्वल टू एचएफ वाला वो देख ले, बस यही कुछ है। सर डी ब्रोगली सर क्या वेवलेंथ बताया वो नहीं आपने? सर लास्ट मैंने पॉइंट कहा आपने क्या बोला? फोटोन का कॉन्सेप्ट जो है इक्वल टू एचएफ वाला जो हमने कल डिस्कस किया था, और उसके अलावा ये जो तीनों हैं ये चीजें आप बस डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सर डी ब्रोगली वेवलेंथ ये वाला टॉपिक नहीं करना। ये वो अब पार्टिकल नेचर है ना, डी ब्रोई ने तो ये कहा था कि उसकी वेव और पार्टिकल डुअल नेचर होती है, जो डी ब्रोई यहाँ पर शिफ्ट फिट नहीं होता। जी सर ये एलएमएस पे है सर, एलएमएस की उसके बकायदा 10 क्वेश्चन। चले कोई नहीं, एलएमएस पे है और आप अपने तौर पे प्रैक्टिस के तौर पे सो कर लें। सर उनके सर पास वो टाइम बहुत होते सर, वो जो दिल करता है पढ़ा देते हैं वहाँ पे। चले फिर। सर 50 एमसीक्यूज के टेस्ट में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, मतलब उसमें डी ब्रोगली में से। चले मैं करवा देता हूँ, इसका फार्मूला ये बता देता हूँ आपको। पार्टिकल नेचर तो बेसिकली इन्हीं में रिवील होती है ना, तीनों में, इस वजह से है। शाम किधर गया? तो क्वेश्चन पूछना है? नो सर। वेरी गुड। तो हाथ में खड़ा किया है साइन। सब वो पूछ लिया उन्होंने, बस जो मैंने पूछना था। चलेंगे ठीक है जी। सर मैंने आपसे पूछना था, आपसे कहा था तो आपने कहा था कि हम वर्क फंक्शन को आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन सर वो तो गैसियस एटम से होते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे मुझे आपकी समझ नहीं आई, एक मिनट दोबारा पूछें। सर आपने कहा था कि हम वर्क फंक्शन को आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, तो हमारे गैसियस एटम यहाँ पे तो मेटल फंक्शन को हम आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, इससे आगे क्या कह रही हैं? सर हमारा गैसियस एटम से होता है ना, यहाँ पे तो मेटल की सरफेस से हो रहा है, मतलब सॉलिड स्टेट में है ना वो, तो हम मतलब डेफिनेशंस तो सेम नहीं है। में इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन एटम्स में होते हैं ना, मेटल है ना, जो मेटल है, मेटल के सरफेस है, उसमें जो एटम्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स में ही है। जी सर, लेकिन वो तो गैसियस एटम से होती है, जो एनर्जी की वैल्यू वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है ना, इसमें तो हमें पहले गैसियस में वाली भी ऐड करनी पड़ेगी, फिर वो वैल्यू आएगी वर्क फंक्शन की वैल्यू में। चलिए एक मिनट इसको देख लेते हैं। चलिए आयनाइजेशन मैं देख लेता हूँ, उसके बाद सर ये जो फोटोन आ रहा है वर्क फंक्शन एनर्जी से, जिसकी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है सर, जी जैसे आपने इधर मेंशन किया 5 जॉल वाला, सर वो जब इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा सर, काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास आ गई ना सर, तो उसकी वर्क फंक्शन एनर्जी कम हो जाएगी। दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? सर ये एक फोटोन जो आ रहा है जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन एनर्जी जो है इससे कम है, जैसे 5 जॉल का आपने इधर मेंशन किया। हाँ जी सर इलेक्ट्रॉन जब वो अब्जॉर्ब करता है, काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास आ गई, तो इससे उसकी वर्क फंक्शन एनर्जी कम हो जाएगी। नहीं, जो एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है ना, उसको ये अब्सॉर्ब नहीं करेगा। ये जो इस तरह के जो है ना वेव जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी मेटल, और ये अब्सॉर्ब नहीं करेगा। सर वो अब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा जब तक नहीं अब्सॉर्ब नहीं करेगा भाई, अब्सॉर्ब नहीं करेगा। मतलब जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं थी वो अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। थोड़ी नहीं वो अब्सॉर्ब करे, आप यही समझ लेंगे वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा। सर ने तो ये कहा था कि वो अब्जॉर्ब करेगा लेकिन वो आगे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा।
नहीं वो इस तरह नहीं ना, आप कह सकते कोई भी एनर्जी आप फॉल करवाएंगे वो एब्जॉर्ब करेगा, इस तरह नहीं है। फिर आप ये कहें कि वो एनर्जी जो अगर कोई फॉल करवाएं थ्रेशोल्ड से कम हो, लेकिन उस एटम के इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी शेल के डिफरेंस के इक्वल हो, तब वो एब्जॉर्ब करके किसी अपर स्टेट में चला जाएगा, इस तरह आप कह सकते हैं। अगर 5 जूल उसके किसी इक्वल होगी एनर्जी डिफरेंस के, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह हर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता इलेक्ट्रॉन। सही। और सर मैंने एक बात ये भी पूछनी थी कि लाइक मैंने 2-3 टीचर्स से कंफर्म किया, लाइक वो स्टार्स एकेडमी के भी एचओडी हैं और इधर से भी, तो वो कह रहे थे कि आप सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इसमें कर लो, कैम्पटन वो क्वांटम जो है और ये पेयर प्रोडक्शन वाला ये मतलब रहने दो, इसमें सिर्फ आप ये कर लो तो इनफ है। क्योंकि एलएमएस पे भी मैंने देखा उधर भी लेक्चर अपलोड हुए हुए। स्टार के एक्चुअली कौन, मैंने अभी से पूछा था। सर वो उनका नाम था इमरान अमान, सर इमरान अमान। स्टार के एचओडी फिजिक्स के जो हैं। जी सर, इधर किप्स के नहीं सर। सर वो लामा इकबाल टाउन है ना जो वहाँ जो स्टार्स है कश्मीर ब्लॉक में, जी उनकी सर। बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यार देखें उन्होंने पार्टिकल नेचर का कहा है ना, ठीक है, ये कि कुछ चीज होते हैं प्रीकॉशंस, एहतियाती तदाबीर जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रीकॉशंस है ये, जो उन्होंने पार्टिकल नेचर कहा है, तो जिस चीज में पार्टिकल नेचर है उसको पढ़ लो, बेहतर ही है। फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन है ना, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, इस वजह से आपको मैं सारी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो फिर वो तो लाजमी होगा सर, डी ब्रोगली वाला वो तो फिर करना ही है, उसमें तो उसमें पार्टिकल आएगा। वो दो, चल यार वो भी कर लो यार, बात खत्म करो, क्यों टेंशन ले रहे हो, वो डुअल नेचर है यार। ये जो है ना वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये डिफरेंट चीजें ही हैं, इनका सर ये कॉन्सेप्ट एक पॉइंट पे सेम आता है, लेकिन ये चीजें डिफरेंट है। सर जो सर ने एलएमएस पे लेक्चर दिया था ना, उन्होंने ये जो वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन इन दोनों को सेम बताया था, बट इनके साइंस का मेरे ख्याल से डिफरेंस था, काइनेटिक एनर्जी का और इनका मेरे ख्याल से आयनाइजेशन पोटेंशियल का। ये देखें वो सेम इसलिए हाथ से है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एमिट करती हैं, जी ठीक है, लेकिन फर्क ये आता है कि जो ये है ना वर्क फंक्शन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एमिट करवाते हैं सरफेस से, और आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो बाउंड होते हैं ना उनको इलेक्ट्रॉन से एमिट करवाया जाता है, ये डिफरेंस है इनमें। जी सर, वो सर ने यही बताया था कि मतलब कॉन्सेप्ट का एक हिसाब से थोड़ा सा मतलब सिमिलैरिटी है, बाकी तो वो हाँ कंडीशंस वर्क फंक्शन और उसके लिए तो वो तो सेपरेट ही हो जाती है ना। डिफरेंट है सारी। चलो यार आगे एक टॉपिक आएगा उसको पढ़ लें, सर कौन सा? पेयर प्रोडक्शन। इसके अब एमसीक्यू वगैरह आप लोग करेंगे उसी से ही, जो आपको एलएमएस वगैरह पे हैं वहां से MCQ। उसके बाद है पेयर प्रोडक्शन। ये भी एक हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ से एक हाई एनर्जी फोटोन, ये होती है गामा रेज। हाई एनर्जी फोटोन जो है वो अगर इसके विसिनिटी में से, इसके इर्द गिर्द का जो एरिया है इसके विसिनिटी में से जब पास करेगा ना, तो आउटपुट पे फोटोन गायब हो जाएंगे, हमें दो पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, दो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इनको मेजर किया गया, इनका मैस देखा गया, इनकी वो मैस वगैरह ना, ये मोमेंटम वगैरह देखते होते हैं डिटेक्टर में, ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं, दोनों का सर्कल सेम था, सेम स्पीड के साथ एंटर हुए थे, तो पता चला एक पार्टिकल है, एक उसका एंटी पार्टिकल है, तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की जो प्रोडक्शन है बेसिकली ये पेयर प्रोडक्शन कहलाती है। ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है, एंटी पार्टिकल का मतलब है इसका मैस वही होगा, चार्ज की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड वही होगा, चार्ज का जो साइन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, और गामा रे की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए m0 c2 2m0 c2,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। इसकी जो एनर्जी होगी m नॉट c स्क्वायर होगी और इसकी जो एनर्जी होगी m नॉट c स्क्वायर होगी। तो आप ये देखें कि पेयर प्रोडक्शन में अगर ये 2m नॉट c स्क्वायर होगी, ये दोनों जनरेट हो जाएंगे, प्रोडक्शन होगी, और अगर एनर्जी इससे ग्रेटर होगी, ठीक है, तो रिमेनिंग एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने में मूव करेंगे और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे हम अपने मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सारे लॉज जो है वो इक्वली वैलिड है। देखें गैमा रे में चार्ज जो है वो 0 है, इनका दोनों में चार्ज प्लस माइनस 0 है, ठीक है। और उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यानी एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर ओबे होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये पेयर प्रोडक्शन जो है ये कहलाती है एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी। गैमा रेज की एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है इनका मास है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली पेयर प्रोडक्शन का एक पार्टिकल नेचर ही होती है। तो बस ये पार्टिकल नेचर से रेलेवेंट था कुछ। तो यहाँ तक ये भी आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसको अब आपने बुक पढ़ लेना अच्छी तरह, और अच्छी तरह पढ़ लें। तो उसके अलावा बुक से ना यार बुक रीडिंग अच्छी तरह करनी है आप लोगों ने, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसको याद रखिएगा। सर जो आपने फर्स्ट में 2 ग्राफ बनाए थे ना सर, एक तो वो दोबारा बता दें सर, वो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वाले। वो मैं अब आप बुक ओपन करेंगे वहां से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 2 केसेस हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए और अगर इंटेंसिटी सेम हो जाए, ठीक है। उसमें ये शो करता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, जो इलेक्ट्रॉन ने एमिट होना है उनको रोकना जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और दूसरे केस में अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो फोटो करंट जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो फोटो करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो ये 2 चीजें आप इसमें याद रखें, ठीक है। ठीक है। और सर आपसे ये पूछना है कि नम्स का जो टेस्ट देते हैं इसके लिए पीएमसी का टेस्ट देना जरूरी है? इसके लिए सर नम्स के लिए, सर जो आर्मी के जिनके वल्दैन वगैरह यानी कि आर्मी में होते हैं, वो बच्चे जो मतलब अप्लाई करते हैं, उनके लिए पीएमसी का टेस्ट देना जरूरी है? सर दे सकते हैं मतलब सिर्फ नम्स का टेस्ट? आप ये कह रहे हैं कि आर्मी के जो बच्चे हैं कि वो नम्स का टेस्ट दे सकते हैं, आप ये पूछना चाह रही हैं? यस सर। तो मेरा वो नम्स वैसे आर्मी के अंदर है, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो आर्मी के बच्चे तो दे सकते हैं उसको। जी सर मतलब उनको अप्लाई के लिए पीएमसी का टेस्ट भी देना पड़ेगा, या ये मतलब ना भी दें वो मतलब हो जाएगा वहाँ पे एडमिशन? नम्स का लहदा है, नम्स में जाना है तो नम्स का टेस्ट होगा। पीएमसी के अकॉर्डिंग कुछ और 2 यूनिवर्सिटियां हैं, तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है ना। जो यूनिवर्सिटियां नम्स का टेस्ट लेती हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं वो मेरा नम्स को ही प्रेफर करते हैं, लेते हैं नम्स का टेस्ट है, उस बेस पे आते हैं। सर ठीक है। Sir, जी sir, sorry, excuse the hearing, but sir, I wasn't here when you were explaining something. Can you hear me? आई एम हियरिंग यू, बट आपका शोर बहुत है। Yeah, I'm sorry, but I wasn't here when you were explaining this. So you made a diagram. So, sir, I'll just text you on WhatsApp, right? Okay. सर ये इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 टॉपिक करने, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तो कुछ रीड वगैरह नहीं करना? मैं नेवर यही करता हूं।
सर पेयर प्रोडक्शन में सर लास्ट पॉइंट आपने क्या बताया था, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास? हाँ जी, एनर्जी जो है देखे ना, फोटोन है, ये हमारा फोटोन है, ये एनर्जी है, और आउटपुट पे आपको एनर्जी नहीं मिली, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिले जिसका मैस होता है, उसका तो एनर्जी जो है मैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बच्चे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कि हाउ इज देयर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट। देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बेसिकली कैसे होता है, उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि एक लाइट जो है वो फॉल करती है, ठीक है, वो लाइट जब फॉल करेगी उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे लाइट फॉल करेगी, वो लाइट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से एमिट करवाएगी। ठीक है, अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, एमिट होने के बाद मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये इसका आंसर है। चलो और मुझे हैंड रेज किए हैं, क्वेश्चन है ये। सर ये पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स फिनोमिना होता है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, वो नहीं करना है इसमें, तो मतलब एनर्जी कन्वर्ट हुई है ना मैस में, उसमें मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सर वो करने की जरूरत है कि वो मेरे ख्याल में उसकी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि उसमें मैथ का एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए ये चीज ही है। तो सर डी ब्रोगली या डी ब्रोगली आप करना चाहते हैं तो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप नहीं करवाएंगे लेकिन? या मैं करवा देता हूँ अगर आपको करना चाहते हैं, तो मेरा तो ये था कि वो डिप्लॉय की जरूरत सर नहीं, जैसे आप कहते हैं वो मतलब करना चाहिए, या क्योंकि सर एमसीक्यूज आए थे उसमें से अलग से 10 एमसीक्यूज, उसका लेक्चर भी भरा है, उसका टेस्ट भी है, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट, और वैसे भी जो क्लास टेस्ट मतलब 50 एमसीक्यू का उसमें भी आए थे काफी MCQs। उसमें आप लोग कर लें, जब ये डिस्कशन आएगी ना तो डिस्कशन में मैं आप लोगों को जरा करवा दूंगा, थोड़ा गाइड कर दूंगा, डिस्कशन में भी वो होंगे लाजमी, जिसमें मैं आपको करवा दूंगा। ओके सर। सर एक एमसीक्यू है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, तो सर इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर मोमेंटम ऐसे क्यों नहीं है? इसमें ना फोटोन पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है, जब वो पूरी तरह एब्जॉर्ब होगा अपनी सारी एनर्जी को वो ना इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा, और कॉम्पलेक्स इफेक्ट में वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो स्कैटर होता है, इस वजह से उसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीजें ट्रांसफर होती हैं, इसमें पार्टली होते हैं, तो इस वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस वजह से है। तो सर कॉम्पिटन में दोनों मतलब लॉ कंजर्व, मतलब दोनों मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेंगे कॉम्पिटन में? हाँ जी, नहीं मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर जगह पे कंजर्व रहेगा,
वो सिर्फ कॉम्प्टन में ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एमिट होते हैं निकलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से क्वांटम, और जब इलेक्ट्रॉन से फोटोन कोलाइड करता है तो उसको कुछ हिस्सा एनर्जी का कुछ हिस्सा मोमेंटम का वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोमेंटम उस वक्त प्रोवाइड किया जाता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है। और फोटोन का केस जो फोटोइलेक्ट्रिक है उसमें तो सारा फोटोन आगे हो ही अब्सॉर्ब जाता है ना, तो इस वजह से उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही आता है। और सर वो जो ये पूछ रही थी ना कि नम्स का टेस्ट देने के लिए जरूरी है कि पीएमसी का टेस्ट दें या ना दें, तो सर वो नम्स ने जब एडवर्टीजमेंट की थी ना, मतलब अपने टेस्ट की, एंटी टेस्ट की, तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब उन्होंने वाज़ेह लाइन लिखी है सेंटेंस के वो नम्स टेस्ट देने के लिए आपको पीएमसी का टेस्ट यानी कि 65% पासिंग परसेंटेज के साथ क्वालिफाई करना जरूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर भी सर उन्होंने अपने क्राइटेरिया में पीएमसी के टेस्ट की 50% वेटेज ली थी और अपने टेस्ट की मतलब 30% वेटेज ली थी नम्स की। पीएमसी टेस्ट की उन्होंने 50% वेटेज ली थी। तो ये सर जरूरी है, पहले तो नहीं था जरूरी होता, लेकिन अब जरूरी है। सही है, सही हो गया। चलें यार वो कौन थी, मुझे तो जो भी थी उन्होंने सुना है, अगर उन्होंने ये बात सुन लिया तो क्लियर हुई तो जरा हैंड रेज कर दें। जी सर, थैंक यू सो मच, सुन लिया मैंने। चलें ठीक है, ओके ओके, थैंक यू अहमद। ओके यार, कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर क्लास होगी हमारी, और कल अब आपका साथ न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर रह गया है। तो सर इसकी भी डिस्कशन आप बाद में ही मतलब करवाएंगे, ये भी तो चैप्टर मेरा ख्याल है यार, कंप्लीट तो हो गया। मेरा ख्याल है कि एक बार सिलेबस खत्म कर दें न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, अभी वो एक दिन में अगर हिम्मत करे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। सर नहीं, एक दिन में चले 2 दिनों में कर लेते, तो उसमें मेन चीज तो वो न्यूक्लियर डिके वगैरह ही है, बाकी वो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स वो तो कुछ भी नहीं है, 5-10 मिनट का काम है, 2 दिनों में कर लेते हैं यार, ठीक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारी जो मेन डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली है, ये 2-3 डिस्कशन हैं, और उसके बाद एफएलपीज हैं। ठीक है, 3 एफएलपीज हैं मेरे ख्याल आपके जो शॉर्ट एम्प्लीकेट वालों के 5-6। हाँ ठीक है, बहुत टाइम है। कल न्यूक्लियर का चैप्टर पढ़ा, सिलेबस खत्म करके फिर एक ही दफा डिस्कशन करेंगे सारे, मैं एक ही दफा जाऊंगा हेड ऑफिस जाकर पेपर लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स वाला स्टार्ट करेंगे और बहुत धीरे धीरे से पढ़ेंगे उसको। ओके, अल्लाह हाफिज।